हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम बच्चों रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम बच्चों एक टर्म लेंगे। सबसे पहला टर्म है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन बच्चों एक प्रोसेस होता है, एक क्रिया होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक क्या बल्कि दो ऑर्गेनिज्म मिल करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि अपना ये न्यू ऑर्गेनिज्म है वो हम हैं। ठीक है, तो हमारे जो मदर हैं और हमारे जो फादर हैं उन्होंने मिल करके हमें फॉर्म किया। ठीक, तो जो ये प्रोसेस होता है बच्चों, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक, और रिप्रोडक्शन में एक बात और हम देखेंगे कि बच्चों जिस स्पीशीज़ का रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, जिस काइंड का रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ह्यूमन बीइंग मिल करके क्या होंगे, न्यू ह्यूमन बीइंग को ही फॉर्म करेंगे। जैसे कि मान के चलो एलिफेंट है, मदर एलिफेंट और फादर एलिफेंट बच्चों तो मिलकर के वो जो न्यू बेबी एलिफेंट को फॉर्म करेंगे, है ना। यानी कि वो अपनी ही स्पीशीज़ का न्यू वन फॉर्म करेंगे। जैसे कि ये नहीं कि एलिफेंट है, मदर एलिफेंट फादर एलिफेंट मिलकर के कि डॉग के बच्चे को फॉर्म करेंगे, नहीं, वो अपनी ही स्पीशीज़ के न्यू वन को फॉर्म करेंगे। यानी कि हम ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं न्यू, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं ऑफ इट्स ओन काइंड, अपनी ही तरह। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। डेफिनेशन में हम ये बच्चों लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा हैं, उनके भी मम्मी पापा रहे होंगे, तो बच्चों ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या होता है, फॉर्मेशन जो होता है ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें बच्चों तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, है ना, इज अ प्रोसेस in which living organism क्या करता है, फॉर्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। इस चीज़ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपनी ही तरह का। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, अब ये देखते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। हमने जो बच्चों इससे पहले देखा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, इससे पहले कि जो हमने प्रोसेसेस देखे थे उसमें हमने बच्चों न्यूट्रिशन में क्या देखा था, न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद में हमने रेस्पिरेशन देखा था, रेस्पिरेशन। उसके अलावा बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमने इससे पहले पढ़े थे। बच्चों ये जो सारे सिस्टम हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल हैं, वाइटल हैं। अगर हमको न्यूट्रिशन ना मिले या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ज़रा सा भी गड़बड़ा जाए तो क्या होगा, हम बहुत दिन तक ज़िंदा नहीं रहेंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए ही सांस को रोक लें, बंद कर लें, तो क्या हम ज़िंदा रहेंगे, नहीं, वी आर नॉट अलाइव। इसी तरह अगर हमारा जो हार्ट है वो पंप करना कुछ सेकंड के लिए ही बंद कर दे तो क्या हम जिंदा रहेंगे, नहीं बेटा। इसी तरह अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, थोड़े दिन के लिए अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा ब्लॉक कर दिया जाए तो हम बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये जो पहले के हमने सारे प्रोसेसेस बच्चों पढ़े थे हमारी बॉडी के अंदर, वो सब क्या थे,
वाइटल थे। किसके लिए? वाइटल फॉर सर्वाइवल। अगर ये इनमें कोई भी डिस्टरबेंस हुआ तो क्या हो जाएंगे? हमारी मृत्यु, हमारी डेथ कॉज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसी के साथ जो हमारा इसी प्रोसेस में ये जो हमारा प्रोसेस है बच्चों, किसका? रिप्रोडक्शन का, ये भी हमारी बॉडी में होता है। लेकिन इसके बारे में हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग क्या जीवित ना रह सकें, है ना। देखिए बहुत से लोग होते हैं जिनकी मैरिज नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते, रिप्रोड्यूस करके वो अपनी ऑफ स्प्रिंग को नहीं फॉर्म कर पाते, तो क्या वो जीवित नहीं रहते? वो जिंदा रहते हैं। यानी कहने का बस सिर्फ मतलब ये है कि जितनी और भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं ये वाइटल हैं, ज़रूरी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन के केस में बच्चों ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसेंशियल है। इसलिए है कि अगर मान लो इस अर्थ पे जितने लोग हैं और उन्होंने कह दिया हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है, तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या हमारी आगे की पीढ़ी, आगे की जनरेशन बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करके वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? इस अर्थ से उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है कि हमारी स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, पीढ़ी तो दर पीढ़ी क्या हो, इस अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस बनी रहे। लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसके बारे में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन इज़ अ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी रिप्रोडक्शन है, क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है, वाइटल है फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन को बंद कर दिया जाएगा तो अर्थ पे धीरे धीरे करके लाइफ का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया रिप्रोडक्शन के बारे में। अब इस चैप्टर में बच्चों हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो हम देखने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन को। तो रिप्रोडक्शन को बच्चों अगर हम देखेंगे, रिप्रोडक्शन बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा बच्चों जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, ये कोई भी लिविंग प्लांट्स हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन बीइंग हो, कुछ भी हो, 2 टाइप्स के ही रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब देखें ये डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से। बच्चों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। सिंगल पेरेंट्स ही क्या करेंगे? सिंगल पेरेंट्स क्या करेंगे? न्यू वन को फॉर्म कर लेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों क्या होता है? 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी मदर और फादर की ज़रूरत होती है। ठीक, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अगली बात अगर हम बच्चों देखें तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? अकर इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिर्फ सिंपल टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, उसमें क्या होता है? एसेक्सुअल, यानी ये प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और ये नियर अबाउट सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में भी ये, कुछ प्लांट्स में भी ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जबकि बच्चों अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया हमको मदर की भी ज़रूरत है और फादर की भी ज़रूरत है, यानी कि 2 पेरेंट्स मिलकर ही न्यू वन को फॉर्म करेंगे। और ये तो हायर क्लास का रिप्रोडक्शन होता ही है, तो ये सब में पाया जाएगा, जैसे कि ह्यूमन में पाया जाएगा, डॉग्स में पाया जाएगा, एलिफेंट्स में पाया जाएगा, फिशेस में पाया जाएगा, प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में बेटा हम पूरा तो नहीं डिस्क्राइब करेंगे, आज हम आपको बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, रिप्रोडक्शन को हमने देख लिया, अब रिप्रोडक्शन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे।
ठीक। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो कितने टाइप का होता है? देखिए हम बात करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देखेंगे। ये नियर अबाउट 7 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे बाइनरी फिशन। पहला होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है मल्टीपल फिशन, ठीक, मल्टीपल फिशन। इसके अलावा बच्चों जो होते हैं वो है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, है ना। 6 नंबर पे हम लोग देखेंगे रीजेनरेशन, और लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, इतने के बारे में बच्चों हम देखेंगे। समझ में आया? रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 7 टाइप्स का होता है। बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, तो इन सब के बारे में हम बताएंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ाने जा रहे हैं बाइनरी फिशन। बहुत इजी है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आप इस चीज़ को समझ लेंगे। बाइनरी फिशन हमने क्या बताया, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये रिप्रोडक्शन बच्चों अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा तो देखा होगा यूनिसेलुलर होता है और इर्रेगुलर शेप में होता है, यानी ये किस में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फिशन पाया जाता है। ठीक, तो ये अमीबा को हमने ले लिया बच्चों, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो जब इसमें बाइनरी फिशन होना होता है तो ये कंप्लीटली प्रिपेयर होता है, जब तो ये फुल शेप और साइज़ का होता है। इसमें धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, इसमें इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से दूर जाने लगता है, ऐसे बीच में कर्व टाइप का बनने लगता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीटली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, और साइटोप्लाज्म ऐसे ही बना रहता है। फिर अगली कंडीशन में क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म नियर अबाउट कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं। फिर इससे क्या होते हैं, 2 डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक दूसरे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी एक पेरेंट्स अमीबा जो था, जो एक हमारा पेरेंट्स अमीबा था, उसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू किया, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके भी साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और 2 डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए एक सिंगल पेरेंट से 2 हमें ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं ना, न्यू वन मिल रहा है ना। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में से 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो यही प्रोसेस बच्चों क्या कहलाता है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में हम 2 चीज़ देखेंगे बच्चों। इसमें हमने सबसे पहले देखा क्या डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस। तो फर्स्ट क्या होगा, डिवाइड न्यूक्लियस, और उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड होगा, है ना। देखिए बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और 2 पार्ट्स में, नंबर 1 ये और नंबर 2 अमीबी हमें मिल गए। तो इसमें देखेंगे बाइनरी फिशन इज अ प्रोसेस of reproduction in which unicellular organism divided into 2 organism। इतना समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा हो गया पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन। इसके अलावा बच्चों ये बाइनरी फिशन में हम एक चीज़ और देखेंगे। ठीक,
ये जो बाइनरी फिशन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अमीबा में तो बच्चों हमने देख लिया, और इसके और कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि लीशमानिया, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अलावा पैरामीशियम में बच्चों ये होता है। ठीक, पैरामीशियम में होता है, और किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। ये कुछ एग्जाम्पल इसके हैं जिसमें ये हमारा बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, होता है। लेकिन ये जो लीशमानिया होता है बच्चों, इसका एक प्रॉपर शेप होता है, ये इस शेप में होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। देखो अमीबा का तो इर्रेगुलर शेप सा, कहीं से भी डिवाइड हो गया, जैसे कि अमीबा था, हमने तो 20 से डिवाइड किया था, यहाँ से हो गया, कहीं से भी ये डिवाइड हो सकता है और 2 इक्वल पार्ट्स में बट करके, बस सिर्फ कंडीशन ये होती है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आधा आधा बट जाना चाहिए। लेकिन लीशमानिया में बच्चों ये इसकी एक फिक्स्ड शेप होता है, तो ये एक प्रॉपर एंगल से डिवाइड होता है। इसका डिवाइड होने का पैटर्न ये है। ठीक, लीशमानिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जिससे एक फेमस जो बीमारी काला अज़र, ये इसी से होती है। ठीक, तो ये हो गया बाइनरी फिशन के बारे में। उसके बाद में बच्चों हमने क्या देखा था, मल्टीपल फिशन, है ना, मल्टीपल फिशन के बारे में देखा था ना। नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिशन। नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी मतलब 2 और मल्टीपल मतलब कई भागों में कई उसके टुकड़े हो जाएं। तो बच्चों ये भी जो होता है मल्टीपल फिशन, ये भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव में ही पाया जाता है, और ये मोस्टली पाया जाता है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट का नाम जानते हो बच्चों, क्या होता है मलेरियल पैरासाइट? क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया हमारा कॉज होता है, और भी कई स्पीशीज़ होती हैं। तो इसमें कौन सा फिशन पाया जाता है, कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मल्टीपल फिशन इसमें पाया जाता है। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें कि जैसे कि हमने मान लिया कि ये एक हमारा प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम की आउटर लेयरिंग हो गई, और ये इसका हो गया न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, ये आउटर लेयरिंग के तो ये ऐसे एज इट इज़ बनी रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, एक दूसरे से डिवाइड होकर मल्टीपल फिशन होकर के बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। और जब इनकी सुटेबल कंडीशन बच्चों आती है, तो ये जो इनकी स्किन होती है बाहर की, ये इसकी, तो ये क्या होती है, ये बस्ट हो जाती है, और हमारे जो ये प्लाज्मोडियम है वो क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था किसका, मल्टीपल फिशन का। ठीक, अब अगला हम देखेंगे, मल्टीपल फिशन के बाद हमने देखा था बच्चों, क्या हमने देखा था, फ्रैगमेंटेशन, है ना। नेक्स्ट वन, अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा था वो क्या था, फ्रैगमेंटेशन के बारे में देखेंगे। नाम से ही बच्चों पता चल रहा है, किसी चीज़ के फ्रैगमेंट्स हो जाएं, टुकड़े हो जाएं, उस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। ये जो हमारा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो नहीं, ये बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शन पाया जाता है। ठीक, अब जैसे कि हम लोग इसका अगर एग्जाम्पल में देखें, तो इसके इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं स्पाइरो गायरा को, और देख सकते हैं सी एनिमोन को। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अभी इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है कि स्पाइरोगायरा क्या है, सी एनिमोन क्या है, लेकिन आपको बता दें स्पाइरोगायरा जो है वो एक प्लांट्स है जो कि कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, और सी एनिमोन्स जो है वो एनिमल्स है, ये भी बच्चों कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। तो अगर हम स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल लें, तो स्पाइरोगायरा का जो स्ट्रक्चर बच्चों होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक, इसमें स्पाइरोगायरा में ऐसे ऐसे करके ये ऐसे बना होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि कहीं से भी स्पाइरोगायरा के फ्रैगमेंट हो जाएं, यानी टूट जाए, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी टूट जाए, तो मान के चलो कि जो ये वाला टुकड़ा है या ये वाला हर एक टुकड़ा क्या करेगा, जैसे कि ये हमारा टुकड़ा है, ये हमको टूट के मिल गया,
या यहाँ से ये मिल गया, है ना, तो ये इनकम्प्लीट होगा क्योंकि हमें थोड़ा सा ही तो टुकड़ा फ्रेगमेंट की फॉर्म में मिला है। लेकिन ये क्या करेंगे, ये थोड़ी देर के बाद या कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, रिजेनरेट करके और एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी जो टुकड़ा टूट गया है अपनी बॉडी से वो टूट करके क्या करेगा, न्यू स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये प्रोसेस था बच्चों हमारा क्या, फ्रैगमेंटेशन। अब अगला हमने कौन सा प्रोसेस बताया था बच्चों, अगला प्रोसेस हम लोग देखेंगे बडिंग। अगला प्रोसेस हम लोग देखेंगे बच्चों बडिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है बडिंग, बड्स का फॉर्मेशन हो जाए, है ना, बड्स का फॉर्मेशन हो जाए। तो बच्चों ये जो होता है ये मोस्टली पाया जाता है, ये जो हमारा हाइड्रा होता है, हाइड्रा में क्या होते हैं, ये टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं जिससे ये अपना फूड कैप्चर करता है। अब हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में ये मान के चलिए कि यहाँ पे छोटा सा एक बड निकल आएगा, ठीक, और ये बड बच्चों क्या होगा, ये धीरे धीरे बड बड़ा होने लगेगा और बड़ा होते होते फिर क्या होगा, ये एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कंप्लीट हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। और कंप्लीट हाइड्रा का फॉर्मेशन करने के बाद ये अपने पेरेंट्स से, ये हमारी पेरेंट्स की बॉडी थी ना, ये हमारी पेरेंट्स की बॉडी थी इसकी, तो ये अपनी पेरेंट्स की बॉडी से अलग हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये बड जो होगी वो डिस्पैच हो जाएगी और ये जो हमारा न्यू है ये हमारा एक कंप्लीट हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि पेरेंट्स हाइड्रा में एक बड बन जाएगी और वो बड धीरे धीरे करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेगी और वो बड वहाँ से डिस्पैच होकर के एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह बच्चों ईस्ट में भी होती है, ईस्ट की सेल देखा होगा ऐसी होती है कुछ ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें भी बड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये बड्स क्या होती है, एक न्यू ईस्ट सेल को बना करके क्या होगी, यहाँ से अलग हो जाएगी और अपने आइडेंटिकल, अपनी मतलब आइडेंटिटी के साथ वो न्यू ईस्ट सेल के फॉर्म में जानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बडिंग का प्रोसेस। अगला प्रोसेस जो है बच्चों वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा होगा, स्पोर में देखो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में और मान के चलिए ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो है पाया जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बच्चों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो राइजोपस है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो जैसे आपने देखा होगा ब्रेड्स पे पहले वाइट वाइट कलर की फंगस, फिर ये एक टाइप का फंगस ही है, फिर उसके बाद में वो ब्राउनिश हो जाता है ना, फिर वो ब्लैकिश हो जाता है। देखते हैं हम लोग इसको, इसका स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से होता है। इसमें देखते हैं जगह जगह पे जो ये राइजोपस होते हैं इनके जो है ये ऐसे करके इसमें हाइफी निकले होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है ऊपर की तरफ बच्चों ऐसे ये एक बलून शेप स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ होता है, ठीक। इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम मान के चलिए कहते हैं। और ये हो गया हमारा स्टेम, ठीक। और ये हो गई हाइफी। हाइफी का मतलब होता है जो जिस सबस्ट्रेटम से ये वहाँ पे अटैच होते हैं, जैसे ब्रेड के ऊपर ये इस सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे, यानी ये एज अ रूट ये वर्क करेंगे, उससे होल्ड किए रहेंगे और उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो स्पोरेंजिया की वॉल होती है बेटा ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है, ठीक। अनफेवरेबल कंडीशन अगर हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है एकदम, ठीक है। और अपने स्पोर को क्या होती है ये अंदर से प्रोटेक्शन दिए रहती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये स्पोरेंजिया की वॉल बस्ट कर जाएगी और इससे क्या होगे स्पोर निकल आएंगे और वो क्या होगा थ्रू विंड्स कोई तरफ उड़ करके चले जाएंगे और कहीं न्यू सबस्ट्रेटम पे जा करके एक न्यू राइजोपस या न्यू अपने प्लांट्स का
या अपने न्यू ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको फॉर्म करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मेशन था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, ये मेनली राइजोपस में देखने को मिलता है। इसके बाद में बच्चों एक प्रोसेस था रीजेनरेशन। ठीक, रीजेनरेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है रीजनरेट हो जाना। और ये भी अगर देखा जाए तो ये भी बच्चों किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल में अगर हम बच्चों देखेंगे तो इसके भी एग्जाम्पल में देखेंगे प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है और हाइड्रा। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे कि अगर हम हाइड्रा का ले लें, ठीक, अगर हम हाइड्रा का एग्जाम्पल ले लें भाई, अगर जैसे कि हमने ये हाइड्रा ले लिया, ठीक, ये इसके टेंटिकल्स हैं। ठीक, अगर मान के चलो कोई ऐसी कंडीशन आ गई बाय एक्सीडेंटली, जैसे कि मान के चलो ये 3 टुकड़ों में ऐसे कट जाए, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, तो इनमें प्लेनेरिया में और हाइड्रा में बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ईच पार्ट, जैसे कि ये देखिए नंबर 1 पार्ट है तो इसमें सिर्फ हमारे क्या हैं, टेंटिकल्स आए, नंबर 2 पार्ट्स में स्टेम आया और नंबर 3 पार्ट में भी स्टेम आया। ये 3 पार्ट हमारे हाइड्रा के हो गए, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। तो इनमें ऐसी पावर होती है कि जो यहाँ पे सेल्स होंगी वो पूरा अपने आप को सेल में डिवीज़न होगा और डिवीज़न होके वो कन्वर्ट कर लेंगी उस सेल में जो सेल इनके पास नहीं है, जैसे टेंटिकल्स के सेल हैं ये, यानी कि हर एक पार्ट्स क्या होगा, न्यू हाइड्रा को फॉर्म कर लेगा। तो ये है प्रोसेस रीजनरेशन का। बच्चों इसको हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई ये प्रॉपरली नहीं होता, बाई एक्सीडेंटली होता है। अरे भाई हाइड्रा टूट गया एक्सीडेंट वाइज तो फिर ये हो जाएगा, वरना फिर ये प्रोसेस नहीं होता है। ठीक, तो अब सबसे लास्ट हमारा जो बचा बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें तो हम बहुत शॉर्ट सा बताएंगे, यहाँ तक कि अगर आप बीएससी भी करेंगे तो बीएससी में भी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और जो है ये लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये आपको बताएंगे। हम एकदम सिंपल सा आपको बता देंगे ताकि आपको जो क्वेश्चन आए आप उसको कर ले जाओ। बहुत इजी सा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें हमें एक कोई प्लांट का पार्ट हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, हमें कोई भी प्लांट्स का पार्ट मिल जाए और उससे हम न्यू प्लांट्स को फॉर्म कर लें। यानी कि हमें ना तो सीड्स की ज़रूरत है, यानी बिना सीड्स के हमारे पास अगर किसी प्लांट्स का सीड नहीं है और उसके किसी भी हिस्से से, चाहे वो हमें लीव्स मिले, चाहे वो स्टेम मिले, चाहे रूट्स मिले, किसी भी हिस्से से नए प्लांट्स को फॉर्म कर लेना। ठीक, किसी भी पार्ट से नए प्लांट को फॉर्म कर लेना। जैसे कि देखिए हमारा मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट को तोड़ा और दूसरे जगह लगा दिया, हमारा मनी प्लांट हो गया। रोज़ प्लांट होता है, उसकी कलम हमने तोड़ी, काटी, नया लगाया, हमको नया प्लांट मिल गया। इसी तरह पोटैटो, आलू होते हैं, उनके जो है देखो छोटी छोटी सी आइज़ निकल आती हैं, कट करके उनको ग्रो कर दिया, नया आलू का प्लांट्स हमें मिल गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिल्म का, है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, ब्रायोफिल्म में एक लीव्स होती है और लीव्स की एजेस पे क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स को फॉर्म कर जाते हैं। इनको यहाँ से कट किया और न्यू जगह ग्रो किया सॉइल में, ये नया प्लांट्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास सीड्स ना हो फिर भी हम प्लांट्स के किसी भी पार्ट को नई जगह पे ग्रो करके नया प्लांट्स उगा लें, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, तो ये तो नेचुरल प्रोपगेशन है। और आर्टिफिशियल भी प्रोपगेशन के बारे में अगर हम बच्चों देखें तो जो आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरल है कि जो हमने करा दिया वो नेचुरल हो गई, और बाकी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन यही वेजिटेटिव के आर्टिफिशियल में देखेंगे तो इसमें बच्चों 3 टाइप्स होते हैं। पहला प्रोसेस होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। ठीक,
अब देखिए बहुत ही सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जैसे कि हम लोग रोज़ प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, रोज़ प्लांट में हमने क्या किया, इसकी हमने कलम ली, कट किया, न्यू प्लांट में ग्रो किया, हमें न्यू रोज़ का प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, रोज़ है या शुगर केन है, इसमें हमें क्या होगा, क्राफ्टिंग के कटिंग करके न्यू करके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इनका कल्चर किया जाता है, इनकी खेती की जाती है, रोज़ की है या शुगर प्लांट्स की है। इसी तरह लेयरिंग में क्या होता है बच्चों, मान के चलिए ये हमारा एक प्लांट्स है, ठीक है, ये हमारा मान के चलिए एक प्लांट्स है, और इस प्लांट्स में हमने क्या किया, ये जो एक ये हमारी टहनी है, ये जो एक हमारी ये है, इसको हमने घसीट के, ये थोड़ी सी लंबी जो होगी, उसको हमने क्या किया, सॉइल में दबा दिया, सॉइल में ऐसे करके दबा दिया। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे इसमें रूट्स का फॉर्मेशन हो गया, और रूट्स के साथ साथ ही क्या होगा, यहाँ पे हमारा नया प्लांट्स ग्रो करने लगेगा। ठीक है, नया प्लांट्स ग्रो करने लगेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग, यानी कि उसकी एक लेयर हमने क्या की, सॉइल में दबा दी। तो इसका एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एक जैस्मीन में बच्चों ये प्रोसेस किया जाता है, या स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा लेमन में भी ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। ठीक, अब ग्राफ्टिंग को देखेंगे बच्चों। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में हम ये देखेंगे, हमने ये लिया, पॉट लिया, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक स्टेम लगाया। ठीक, ऐसे करके ये क्या किया, एक स्टेम। लेकिन इसमें क्या खासियत है इस स्टेम में, कि जो ऊपर वाला स्टेम है बच्चों, वो क्या है, वो किसी दूसरे प्लांट का है, और नीचे वाला स्टेम दूसरे प्लांट्स का है। यानी एक दूसरे प्लांट के स्टेम को लिया, एक दूसरे प्लांट के स्टेम को लिया, और इसको यहाँ पर खूब टाइटली क्या कर दिया, पैक्ड कर दिया। टाइटली पैक्ड कर देने से बच्चों क्या होगा, कि जो हमारा न्यू प्लांट्स ग्रो करके हमें मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें दोनों प्लांट्स की क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी। दोनों प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है, मतलब ये है कि मान के चलिए हमने ये एक मैंगो का प्लांट्स लिया, इस वाले मैंगो का जो स्टेम है, इसकी खासियत ये है कि इसके प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत जूसी, बहुत येलोइश होते हैं, और जो ऊपर वाला स्टेम है ये भी मैंगो का ही लिया है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि बहुत स्वीट होते हैं। तो जो अब इन दोनों के स्टेम से जो ये पूरा हमारा नया प्लांट्स निकलेगा, इसमें जो फ्रूट्स आएंगे मैंगो के, उनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, किसकी किसकी, बड़ा भी होगा, जूसी भी होगा, और स्वीट्स भी होगा, है ना। तो ये फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, और ये मोस्टली एप्पल में है, मैंगो में है, ये प्रोसेस हमारा अप्लाई किया जाता है ग्राफ्टिंग का। ठीक, तो इसमें हमने आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या बता दिया आपको, कटिंग के बारे में बताया शॉर्ट में, लेयरिंग के और ग्राफ्टिंग के बारे में, बहुत डीप नहीं जाना था इसलिए शॉर्ट हमने बता दिया। और जो ये हमारे आर्टिफिशियल जो हम लोग ये करते हैं, तो इसकी बेटा प्रॉपर्टी एडवांटेजेस हमारे ये हैं कि कम टाइम में हमारा न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। जैसे अब इसकी हमने ये एक लीफलेट दबा दी और ये नया प्लांट बन गया। अभी ऐसा होता कि हम पहले बीज लाते, उसको बोते, फिर उसका स्पोर, फिर थोड़ा सा छोटा सा उसका वो होता, फिर प्लांट्स बड़े होते होते टाइम लग जाता। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें कम टाइम लगा। यानी इसका एडवांटेज ये है कि इसमें प्लांट ग्रो कर जाता है लेसर टाइम में, और बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और हम लोग फूड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंगो था, बड़ा ही बड़ा था, मीठा नहीं था, लेकिन हमने मीठे वाले को क्या कर दिया, इसमें ग्राफ्टिंग करके उसमें स्वीटनेस भी हम ला दिए ना। तो इसमें क्या है, ये आर्टिफिशियल जो हमारे प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये प्लांट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टाइम कम लगे उसको करने के लिए ये अप्लाई किए जाते हैं। और बच्चों आपकी भी बुक में भी और इसके अलावा भी हम एक टॉपिक इसमें और बताएंगे, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में हम एक टॉपिक और बताएंगे बच्चों, टिश्यू कल्चर। ठीक, ये आपकी बुक में भी छोटा सा टर्म दिया हुआ है टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर कुछ नहीं है बच्चों, नाम से बहुत अच्छे से भी हम समझा दे रहे हैं। टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर में बेटा क्या होता है, ये
या ये कह लीजिए, ये ना कहे, टिश्यू कल्चर जो होता है ये आर्टिफिशियल ही प्रोपगेशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं, तो इसको हम साइंटिफिकली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बड़ा लंबा नाम है, साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। साइंटिफिकली आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्यों कहते हैं, कि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केमिकल, साइंस की ज़रूरत है, इसमें केमिकल्स की ज़रूरत है, इसलिए इसको साइंटिफिकली कहा गया। और इसका मेन काम जो होता है बच्चों, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स किसे कहते हैं, वो प्लांट्स जो सिर्फ शो के लिए या खूबसूरती बढ़ाने के लिए घर में रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। देखा होगा बहुत सारी शॉप्स में भी बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स छोटे छोटे से पॉट में किए हुए रखे हैं, वो टिश्यू कल्चर के ही थ्रू होते हैं। क्या होता है कि इसमें टिश्यू कल्चर में ये होता है बच्चों कि जैसे कि हमने कोई प्लांट्स, एक लीफ ले ली, ठीक, जैसे कि मान के चलो ये हमने बड़ी सी लीफ ले ली, अब इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया, यानी हमको ऐसे ऐसे पीस मिल गए, ठीक। अब इस पीस में हम, ये लीफ के पीस मिले हैं, इस पीस को हम लोग क्या करेंगे, केमिकल में डालेंगे। हम बहुत डीप नहीं जा रहे, बस हल्का फुल्का बता दे रहे हैं। केमिकल में डालेंगे, फिर केमिकल में डालने के बाद उसके बाद में बच्चों ये जो छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं ये थोड़ा ग्रो करेंगे, फिर इनको धुल करके फिर इसको दूसरे केमिकल में डालेंगे, और केमिकल में डालने के बाद फिर हर एक जो हमारा ये पार्ट है ये क्या होगा है, बहुत कम टाइम में एक न्यू प्लांट्स को फॉर्म कर लेगा, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर मतलब, टिश्यू मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी सेल्स मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है ना। तो जैसे कि ये हमारी ये लीव्स थी, तो लीव्स का हमने एक छोटा सा टिश्यू लिया, उसको केमिकल में हमने क्या कर दिया, डिप करके रखा, और कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, वो न्यू प्लांट्स को फॉर्म कर लेगा। तो यही हमारा बच्चों था टिश्यू कल्चर के बारे में। बहुत डीप नहीं था, इसलिए बहुत शॉर्ट में बताया है। तो ये हमने आज इस वीडियो में हमने बच्चों रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है इसलिए देखा। रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, उसके बारे में देखा बच्चों। और फिर हमने इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस के बारे में देखा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 7 टाइप्स बच्चों हमने बताए हैं, और 7 टाइप्स को हमने डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा हमने टिश्यू कल्चर को अलग से डिस्क्राइब कर दिया है कि अगर इससे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रोसेस इन विच ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, किससे, केमिकल्स के थ्रू, न्यू प्लांट्स में, है ना। तो ये हो गया हमारा टिश्यू कल्चर, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारा आज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।